नमस्ते। इस वीडियो में बात करेंगे सौरमंडल के बारे में और सौरमंडल में पृथ्वी अर्थ के बारे में। इस वीडियो का उद्देश्य आने वाली परीक्षाओं, खास करके बीपीएससी की परीक्षा हो, साथ साथ जो एसआई की परीक्षा है, बिहार एसआई की परीक्षा हो, या कहीं भी बाहर में भी कोई परीक्षा हो रही है तो बिहार एसआई की परीक्षा हो, या अभी जो बिहार एक्साइज की परीक्षा आयोजित होने का जो फॉर्म आया है, उन सब के लिए आप प्री की परीक्षा दे रहे हो या मेंस की परीक्षा दे रहे हो। बिहार दरोगा का परीक्षा तो खत्म हो गया, एक्साइज का अभी प्री आएगा, तो आप प्री की परीक्षा दे रहे हो या मेंस की परीक्षा दे रहे हो, इधर से बाहर आगे भी हम कई वीडियो बनाते रहेंगे, उससे बाहर कहीं कोई सवाल नहीं आना है। दूसरा, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो होगा सामान्य जानकारी के लिए भी चाहते हैं कि अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहते हैं कि हम पृथ्वी पर कैसे हैं, हमारे बाहर में भी कोई है, क्या ग्रह होता है, क्या तारे क्या हैं, सूर्य क्या है, बाकी ये सब चीज़ों जो जिज्ञासु हैं उनके लिए भी है। अभी आपने कभी देखा होगा आसमान में बहुत सारे पिंड आपको नजर आते होंगे, जैसे चंद्रमा नजर आता है, अपने तारे नजर आते हैं, कई बार तारों का समूह नजर आता है। तो ये सब क्या है? तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर भी बहुत सारे ग्रह हैं। हम भी, पृथ्वी भी एक ग्रह ही है। ग्रह बताते हैं अभी कि क्या होता है। पृथ्वी भी एक ग्रह है और पृथ्वी के बाहर भी, जिसे ब्रह्मांड, अंतरिक्ष और बाकी अलग अलग नामों से जाना जाता है, वहाँ भी बहुत सारे पिंड और ग्रह हैं, जिसका मानव ने अभी कुछ पता भी लगाया और बहुत सारी अज्ञात भी है, अब हम लोग पता नहीं लगा पाए हैं। तो जो भी पिंड अंतरिक्ष में है उन सबको खगोलीय पिंड कहते हैं, सेलेशियल बॉडीज कहते हैं। उसी में हमारी पृथ्वी भी आएगी, सन भी आएंगे, तारे, चंद्रमा सब आएंगे। तो आप जब देखते हैं तो एक बात बताइए, आकाश को देखने का सबसे अच्छा समय क्या होगा? जब आकाश में कोई चीज़, अंतरिक्ष में कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो चलिए उससे पहले एक चीज़ समझते हैं। आपने देखा होगा रात में देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है? चंद्रमा। क्या हमेशा चंद्रमा नजर आता है? तो आप बोलेंगे नहीं, कभी आता है, कभी आधा, कभी पूरा, कभी अंधेरिया, कभी इंजोरिया। कभी जो दिन रात होते ही साफ रातें होती है, दिन वाला रात होता है तो इंजोरिया रात जिसको बोलते हैं, कभी अंधेरिया होता है, कहीं कुछ दिखता उगता नहीं है, मतलब जमीन पे नहीं दिखता। आकाश तो और बढ़िया है, साफ दिखता है। तो आप ऐसे जानने के लिए एक बात बता देते हैं कि चंद्रमा जब पूर्ण नजर आए तो पूर्णिमा बोलते हैं उसको, जो हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। इसका मतलब है जिस दिन पूर्णिमा है उस दिन चांद पूरा नजर आएगा पृथ्वी से, पूरा का पूरा। और फिर हमने एक नाम सुना होगा अमावस्या। अमावस्या का क्या कहते हैं? जब चांद नजर नहीं आए तो उसको बोलते हैं अमावस्या। पूर्ण चंद्र की जो रातें होती है उसको पूर्णिमा, और जब अंधेरिया रात होता है, पूर्णिमा में दिन क्या है, साफ जैसा रात होता है, और अमावस्या में अंधेरा जैसा रात होता है, घना अंधेरा होता है, तो उसको बोलते हैं जब अमावस्या। इसमें चांद पूरा नजर नहीं आता है। तो ये दो चीजें याद रखिएगा। अब एक चीज और है, अगर आपको आकाश में देखना हो तो कौन सा समय देखेंगे? तो आपको लगेगा कि दिन में देखें कि रात में देखें। जब भी आपको आकाश देखना हो, अंतरिक्ष देखना हो, वो सारे पिंडों को अच्छे से देखना हो, तब आपको घनी अंधेरी रातों का देखना चाहिए। जब रात घने अंधेरी हो और मौसम साफ हो और पॉल्यूशन नहीं हो तो अति उत्तम है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिन में आपने कभी सोचा है कि जो दिन में सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि बाकी का प्रकाश उसके सामने दब जाता है या न के बराबर हो जाता है। उसकी चमक और उष्मा इतना ज़्यादा होती है कि बाकी, चाहे चंद्रमा हो, बाकी के तारे हैं, वो नहीं दिखते हैं। तो आपको अगर आसमान को देखना है, अच्छे से जानना है, अच्छे से देखना है, तो आप स्वच्छ मौसम, स्वच्छ पर्यावरण वाला इलाका और घनी रातों का, मतलब अमावस्या के आसपास के रातों का ध्यान करेंगे, देखेंगे, है ना, जिसको अमावस्या को और नया चांद भी बोलते हैं, नया चांद। इसके बाद क्या है, पूर्णिमा में पूरा निकल गया, फिर अंधेर होगा, फिर नया चांद यहाँ से निकलना शुरू होगा, इसलिए नई चांद बोलते हैं। अब सिर्फ ये अपना चंद्रमा ही तो नहीं, और भी है, तारे भी हैं, वगैरह वगैरह सभी चीज हैं। यहाँ तारे हैं और भी ग्रह हैं। तो अभी और आगे चल के देख लेते हैं कि तारा क्या होता है। एक तो चंद्रमा, फिर तारा। तारा क्या है? जिस तरह से सूर्य है उसी तरह से बहुत सारी तारा है। तो सूर्य या तारा वगैरह क्या है? वैसा आकाशीय पिंड, वैसा अंतरिक्ष का ब्रह्मांडीय पिंड जिसके पास अपनी उष्मा और अपना प्रकाश हो, वो सब के सब तारे के कैटेगरी में रखा गया। सूर्य भी एक तारा है, ध्यान रखना है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा ही है, और बहुत सारे तारे सूर्य से बहुत बड़े बड़े भी हैं, लेकिन उसका उष्मा और प्रकाश हमारे पास उनकी बहुत दूर होने की वजह से नहीं आता, इसलिए हमें गर्मी सिर्फ सूर्य की वजह से महसूस होती है। और कभी आपने सोचा वो छोटा क्यों दिखते हैं तारे सूर्य के मुकाबले? क्योंकि वो बहुत दूर है, बहुत बहुत दूर है, उस दूरी की वजह से ही वो हमें छोटा दिखते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण कभी आगे के क्लास में पढ़ लिया जाएगा। अभी सिर्फ ये देखना है कि दूरी के कारण वो हमें छोटे दिखते हैं। और अब इसके आगे तारा तो समझ में आ गया। तारा क्या है? यह गैसों का एक पिंड है जिसके पास उष्मा और प्रकाश होता है। दूसरा,
एक चीज और है, तारे का कुछ समूह जब मिल जाता है उसको तारामंडल बोलते हैं, और तारामंडल जब कई समूह मिल जाएंगे तो उसको नक्षत्र मंडल बोलेंगे। नक्षत्र मंडल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आप देख के बताएंगे। तो तारे के समूह को क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। जैसे अपने यहाँ अर्सा मेजर नाम का जो अर्सा मेजर नाम का भी समूह है, और भी बहुत सारे हैं। जिसे आपने सप्तऋषि का नाम सुना होगा। सप्तऋषि का जो 2 तारा का मिला के हम लोग ध्रुव तारा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, 7 कहते हैं कि 7 ऋषियों को दर्शाते हैं। तो वो जो सप्तऋषि तारामंडल है ना, ये अर्सा मेजर का ही एक भाग है। तो कभी आपको क्या है ना, एक चमकता हुआ तारा देखना हो तो ये ध्रुव तारा आप देखते हैं, वो हमेशा एक ही दिशा में स्थिर रहता है, वो उत्तर की दिशा में होता है। या पहले के लोग ना उस ध्रुव तारे का इस्तेमाल दिशा पता करने के लिए कहते थे। एक चमकता तारा आप रात घनी अंधेरी रातों में देख सकते हैं। तो आप सप्तऋषि के 2 तारों को एक लाइन में रख के जब देखते हैं तो एक चमकता तारा नजर आता है, उसको ध्रुव तारा कहते हैं, और हमेशा उत्तर की तरफ होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी हमने शुरू में कहा था कि ब्रह्मांड में, अपने अंतरिक्ष में बहुत सारे प्लैनेट भी हैं, मतलब उपग्रह भी हैं। तो उपग्रह होता क्या है? पृथ्वी भी एक उपग्रह है। तो उपग्रह होता क्या है? तो प्लैनेट जो है ना, इस प्लैनेट का मतलब होता है घूमने वाला, किसी चीज के चारों तरफ घूमने वाले को प्लैनेट कहते हैं। और प्लस क्या है, इसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होगा। तो ये क्या कहलाते हैं? प्लैनेट कहलाते हैं। और किसी दूसरे पिंड के चारों तरफ घूमते हैं और उसी से ये अपनी ऊष्मा और प्रकाश ग्रहण करते हैं। वो सारे प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा प्लैनेट वाले में मामले में कि क्या है प्लैनेट। और भी अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत आए तो आप चाहे तो कमेंट में उसको लिखिएगा, हम अलग से उसका वीडियो बना के, हो सकता है कि कई बार जो आप जानना चाह रहे हैं वो बातें हम नहीं बोल पाए, तो आप क्या है, ये बेसिक क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो शायद आपको लगे कि ये भी बताना चाहिए था और नहीं बताए, तो आपको चिंता नहीं करना, ये बेसिक है, धीरे धीरे स्तर बढ़ाएंगे। फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज़ें जानना है तो आप कमेंट में लिखिएगा, वापस वीडियो बना के उसको डाल दिया जाएगा। ग्रह का पता चल गया। अब ये ग्रह सूर्य जो देखते हैं ये कैसे अवस्थित है, ब्रह्मांड में कैसे अवस्थित है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसे ये अपना सन है और इसके चारों तरफ ग्रह हैं, घूमते हैं। तो ये अपना सन के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? अच्छा, ये जो अपना ध्यान आज क्या देखेंगे, सोलर सिस्टम और उसमें जो पृथ्वी है उसके बारे में। तो सोलर सिस्टम में है क्या? तो सोलर सिस्टम उसको बोलते हैं जिसमें सूर्य के साथ उसके 8 ग्रह और उसके बीच में पड़ने वाला एस्ट्रॉयड, चंद्रमा वगैरह सब मिला के जो बना हुआ है इसको सोलर सिस्टम बोलते हैं। अभी सोलर सिस्टम में अभी 8 ग्रह होते हैं, पहले तो 9 था पर 8 ग्रह अभी मानते हैं। प्लूटो जो 9वां ग्रह था उसको 2004 या 6 के अंदर ग्रहों की सूची से हटा के उसको बौना ग्रह के सूची में डाल दिया गया। ये सन है और सन के तरफ से हम लोग देखते हैं कि सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। सन के चारों तरफ बहुत सारे ग्रह, मतलब 8 ग्रह तो कम से कम ये घूम रहे हैं, और उस जो घूम रहा है तो उसको देखते हैं कि कौन पास में है कौन किधर है। तो पहला है सूर्य के सबसे पास का ग्रह जिसको बुध बोलते हैं, मरकुरी। फिर बुध के बाद कौन सा ग्रह है? शुक्र। उसके बाद शुक्र मतलब वीनस, इस पर जो भारत मिशन चलाता है उसको वीनस ऑर्बिटल मिशन कहते हैं, BOM। शुक्र के बाद कौन सी है? अपनी प्यारी पृथ्वी, इसको अर्थ बोलते हैं। अर्थ के बाद कौन सा है? मंगल, जिसको मार्स बोलते हैं। भारत जो इस पे अभियान चलाता है वो MOM, मार्स ऑर्बिटल मिशन के नाम से जाना जाता है। और मंगल के बाद कौन सा है? बृहस्पति, जिसको आप बोलते हैं जुपिटर, ये सबसे बड़ा ग्रह है। फिर जुपिटर के बाद कौन सा है? सैटर्न, जिसको आप शनि बोलते हैं, सैटर्न। इसके बाद कौन सा है? आप यूरेनस, जिसको बोलते हैं यूरेनस के बाद कौन सा है? नेपट्यून। तो ये टोटल 8 ग्रह हैं अपने सोलर सिस्टम के अंदर। 2 चीज़ें ध्यान रखने लायक है, 2, और वो कौन बात है? मंगल और पृथ्वी के, मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे पत्थरों का, छोटे छोटे ग्रह जैसे छोटे छोटे पत्थरों का एक समूह है, उसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, जो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं में सूर्य के चारों तरफ घूमता रहता है, उसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। एक चीज जानकारी के लिए और समझ लीजिए, मरकरी मतलब बुध से लेके मंगल तक को इनर प्लैनेट बोलते हैं, आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह। और यहाँ बृहस्पति से लेके नेपच्यून तक को बाह्य ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, ये चारों दूर है सूर्य से
और इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो 3 चीज़ें यहाँ ध्यान रखिएगा। पहला, सूर्य के तरफ से ग्रह है उसका आप एक सीक्वेंस याद रखिएगा कि पहले कौन है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून। ये याद ही रखना है। आपको कोई ट्रिक आता है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या जैसे चाहे उसको याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि बुध पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक, मरकुरी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। और फिर क्या याद रखना है अर्थ के बारे में, अर्थ जो है पृथ्वी से तीसरे नंबर पर है। ध्यान रखना है हमारा पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पर है। फिर एक चीज़ और याद रखना है, वीनस जिसको शुक्र बोलते हैं और पृथ्वी जिसको अर्थ बोलते हैं, ये दोनों को जुड़वा ग्रह कहा गया है। जुड़वा इसलिए कह दिया गया है कि इसका आकार जो साइज और शेप है ना लगभग पृथ्वी से मिलता है, इसलिए इसको जुड़वा ग्रह कहा गया है। और साथ में शुक्र, चलिए इसी क्लास में थोड़ा सा और भी बता देते हैं, शुक्र को एक चमकीला ग्रह भी कहा गया है कि शुक्र पे गैसें बहुत ज़्यादा है, उस गैसों की वजह से ये चमकीला, और यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से शुक्र जो है चमकता नज़र आता है। तो इसलिए शुक्र को लाल ग्रह या फिर चमकीला ग्रह या फिर मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा वगैरह कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है और ग्रहों की स्थिति सूर्य से ध्यान रखना है। ये सारे ग्रह का ऊर्जा का स्रोत क्या है, सन। सूर्य क्या है, पूरे सौर मंडल के केंद्र में है, सेंटर में है, और इसी के चारों तरफ ये सारे ग्रह घूम रहे हैं। ग्रह का मतलब ही हमने बताया था घूमने वाला। तो किसके अराउंड सारे घूम रहे हैं, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, शुक्र, सब कहाँ घूम रहे हैं, सारे के सारे ये सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं और ये सूर्य के ग्रह हैं और सूर्य से ही उष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं सोलर सिस्टम क्या है। सूर्य और उसके साथ का ग्रह, 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सब मिला के क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं। सूर्य उसके केंद्र में है, सूर्य इन सभी का मुखिया है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि सूर्य क्या है, सूर्य गैसों का बहुत बड़ा गोला है जो उसका अपना उष्मा और प्रकाश होता है। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, करोड़ किलोमीटर। और सूर्य से पृथ्वी का जो दूरी है ना उसको AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 15 करोड़ वर्ष को 15 करोड़ किलोमीटर को 1 AU बोलते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ग्रह घूम रहे हैं सूर्य के तरफ, सूर्य के चारों ओर। तो जो ग्रह जिस कक्षा में घूमते हैं, जिस रास्ते पर घूमते हैं ना इस तरह, इसको बोलते हैं ऑर्बिट, और हिंदी में इसको बोलते हैं कक्षा। जिस रास्ते पर वो घूम रहा है ग्रह सूर्य के चारों तरफ, उस रास्ते को ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। और जैसा कि हमने बताया कि सूर्य के 8 ग्रह हैं और जो प्लूटो था उसको 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर करके बौने ग्रह के कैटेगरी में डाल दिया गया। तो आप सबसे फेमस अगर कोई पूछे कि बौना ग्रह कौन है, प्लूटो है। और भी कई है जैसे सीरस वगैरह हैं, वो बौने ग्रह हैं, लेकिन सबसे फेमस प्लूटो है जो पहले अपने ग्रह हुआ करता था 2006 में बाहर। अब आइए थोड़ा अपनी प्यारी पृथ्वी के बारे में जानते हैं, अर्थ के बारे में। तो अर्थ के बारे में पहला चीज़ क्या है कि ये अपना तीसरा नंबर पर है सन के तरफ से। फिर दूसरा चीज़ क्या है, ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, 5th है ना, 5th जो भी स्पेलिंग है देख लीजिए, ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और इसमें क्या है सबसे बढ़िया बात, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां सिर्फ पृथ्वी पर ही पाई जाती है। अभी तक जहां तक खोज हो पाया है मानवों के द्वारा, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां, जैसे जीवन के लिए जो जल चाहिए, वायु चाहिए, उष्मा चाहिए, मध्यम ये जो भी उष्मा, प्रकाश, ये सब जो चाहिए, जिस पर पोषण आहार वगैरह जो चाहिए, ये सब पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। इसलिए पृथ्वी क्या है ना, ये सब अभी तक खोजों के में जहाँ पता चला है सिर्फ पृथ्वी पर है। इसलिए पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह भी कहते हैं। ध्यान रखना है कि अद्भुत ग्रह क्यों कह रहे हैं, जीवन की परिस्थितियाँ यहीं ही पाई गई है, इसलिए इसको अद्भुत ग्रह कहते हैं। और चौथा क्या है, 2/3 हिस्सा जो है पृथ्वी का वो जल से घिरा हुआ है। तो सबसे बड़ा लगभग 75% हिस्सा जल से घिरा हुआ है। और जल से घिरा होने के कारण ना वो जो लाइट के स्कैटरिंग या जो भी रहे वो आगे के क्लास में आपको समझ में आएगा। जब आप अंतरिक्ष से इसको देखते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी नीला नज़र आता है इस पानी के वजह से। तो ये नीला नज़र आता है अंतरिक्ष से, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। अभी पृथ्वी देख लिए, अब थोड़ा चंद्रमा देख लेते हैं। मून, मून क्या है, मून तो पहले अगर कोई चीज़ थोड़ा थोड़ा जानना है तो मून भी एक तरह का प्लेनेट, कौन सी तरह का प्लेनेट, उपग्रह है। उपग्रह हम बता देते हैं क्या है। तो सबसे पहले मून क्या है जो आप रातों में देखते हैं, चंद्रमा है। चंद्रमा तो पृथ्वी से 1/4 मतलब 1/4 है साइज में,
चंद्रमा का आकार पृथ्वी से छोटा है, ठीक, 1/4 है। दूसरा क्या आपको जानना है चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा की जो सतहें हैं वो प्लेन नहीं है, पृथ्वी के जैसे नहीं है। पृथ्वी भी प्लेन नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ ऊपर नीचा है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा पूर्णिमा में जब चांद पूरी निकलता है तो आप एक छाया जैसा देखते हैं, वो उन गड्ढों की वजह से ही, जो छाया है ना, उन गड्ढों की वजह से ही है। तो उसको ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की तरह या चंद्रमा का सतह जो है समतल नहीं है। अगर एक चीज़ और ध्यान रखना है तो वो 3,84,000 किलोमीटर अपनी, ये ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी आपसे पूछता है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, तो 3,84,000 किलोमीटर है। ये भी एक चीज़ें याद रखने के लिए, 1/4 फिर गड्ढा फिर 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर। और चंद्रमा का क्या अपना ऊष्मा और प्रकाश होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा एक ग्रह है, इसलिए अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होगा। अब देखिए होता क्या है ना, चंद्रमा एक उपग्रह भी है। उपग्रह का मतलब इसी जगह हम आपको समझा देते हैं कि उपग्रह का क्या मतलब होता है, उसका मतलब हम अभी आपको समझा देते हैं। देखिए जो चीज़ें सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है वो सारे क्या हैं, सूर्य के ग्रह हैं या ग्रह कहलाते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने वाले। अब जो ग्रह का भी, ग्रह तो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन ग्रहों के चक्कर भी तो कुछ लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं, ग्रहों के ग्रह को उपग्रह बोलते हैं। नहीं समझ में आया? सूरज जो है, सूरज का ग्रह, चाहे पृथ्वी हो, अपने सैटर्न हो, शुक्र हो, कोई हो, चक्कर लगा रहे हैं, तो सूर्य का जो चक्कर लगा रहे हैं वो ग्रह कहलाएंगे, चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का ग्रह। अब ग्रहों का भी कोई चीज़ चक्कर लगाए, जैसे अपनी पृथ्वी, और पृथ्वी का जो चक्कर लगा रहा है वो चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का भी चक्कर लगा, मतलब पृथ्वी सूर्य की तरफ भी घूम रही है और पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा के घूम रही है। तो पृथ्वी जो ग्रह है, ग्रह के लिए जो चंद्रमा है वो अपना उपग्रह कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, ग्रहों के चक्कर लगा रहे हैं उसको उपग्रह कह रहे हैं। जो ग्रह अगर कोई कहे तो समझना है कि सूर्य के चारों तरफ वो चक्कर लगा रहा है, जो भी पिंड है वो सूर्य के तरफ चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जबकि कोई उपग्रह कहे तो आपको ध्यान रखना है कि कोई ग्रह के चारों तरफ वो लगा रहा है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, साथ में ग्रहों का भी वो चक्कर लगा रहा है, तो वो उस ग्रह के लिए उपग्रह कहलाएगा। मतलब पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रही है तो चंद्रमा पृथ्वी के लिए उपग्रह होगा। तो आपको याद रखना है चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह भी है। और ऐसे जानने के लिए एक लाइन और बता देते हैं, आप उपग्रह नाम सुना होगा तो कई बार सुना होगा कि हम लोग पृथ्वी से सैटेलाइट, उपग्रह मतलब सैटेलाइट भेजते हैं, तो वो जो भी एक उपग्रह ही है, क्योंकि वो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है। अगर चंद्रमा पर भेज रहे हैं तो चंद्रमा का चक्कर लगा रहा होता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित उपग्रह है, वो प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां अभी तक पाई नहीं गई है। वहाँ बहुत बहुत पहाड़, बहुत बड़ा मैदान, बहुत बड़ा गड्ढा, ये सब है, और वहाँ जीने लायक कोई वातावरण वगैरह है नहीं। उल्टा हमारे यहाँ से ग्रेविटेशन 1/6 है, तो जहाँ मतलब हमारे यहाँ अगर वजन 24 किलो है तो वहाँ जाके हम लोग 4 किलो हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, और जाके उल्टी पुल्टी होना शुरू हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे। मंगल और पृथ्वी के बीच में छोटे छोटे यहाँ असंख्य टुकड़े हैं, जिसको हम क्षुद्र ग्रह कह रहे थे। ये क्या कहलाता है? क्षुद्र ग्रह कहलाता है। तो क्षुद्र ग्रह असल में क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, बृहस्पति और मंगल के कक्षा के बीच में जो कुछ ग्रहों के मतलब कुछ पिंडों के असंख्य छोटे छोटे टुकड़े हैं, है ना, उसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। और ये कहा जाता है कि पहले कभी विस्फोट हुआ, कभी सुपरनोवा हुआ या कभी ब्रह्मांड बना, तो ग्रहों का ही छोटा छोटा हिस्सा है जो ऑर्बिट करने लगा सूर्य को मंगल और बृहस्पति के बीच में, उसी को क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका। एक आखिरी चीज है जो आपको बता देते हैं, वो आपके काम आएगा, उल्का पिंड। तो उल्का पिंड क्या है? सूर्य के चारों तरफ जैसे क्षुद्र ग्रह लगा रहा है ना चक्कर, उसी तरह सूर्य के चारों तरफ कुछ छोटे छोटे बहुत सारे पिंड चक्कर लगाते रहते हैं, उसी को बोलते हैं उल्का पिंड। और उल्का पिंड ही कभी कभी क्या है ना, आप देखेंगे वो सूर्य के बाहर निकल के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाता है। तो जैसे ही वो सूर्य से पृथ्वी के कभी कभी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आएगा तो सूर्य मतलब यहाँ के वायुमंडल के घर्षण की वजह से वो जल उठता है ना, और कभी कभी वो आके पृथ्वी पर गिर भी जाता है। तो आपको याद रखना है उल्का पिंड क्या है, तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे बहुत सारे पिंड जो कभी कभी पृथ्वी की कक्षा या पृथ्वी के वातावरण में आ जाते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ जाते हैं और घिस उसके वजह से उसमें आग लग जाता है।
वो सारे उल्का पिंड है और कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो कभी आपने सुना होगा कई बार जो झील अपने यहाँ कई झीलें जो बनी है ये उल्का पिंडों के गिरने की वजह से कहते हैं बने। आपको बताना है कि कौन सा झील अपने यहाँ है। ऐसा आगे चल के हम आगे के वीडियो में बता देंगे, पर अभी की जानकारी बेसिक जानकारी के लिए था कि सूर्य के चारों तरफ घूमने वाला पिंड है और कभी कभी ये क्षुद्र ग्रह की तरह ही है, कभी कभी आ जाते हैं पृथ्वी के में तो नीचे गिर जाते हैं, कभी कभी जल के रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत चमक वाला आप कभी कभी देखते हो कि कोई चीज़ चमक के निकला ख़त्म हो गया, तो ये सारे उल्का पिंड ही होते हैं। अब हम आ गए हैं इस वीडियो के आखिरी में और एक चीज़ जान लेते हैं, जो असंख्य तारोमंडल का जो समूह है ना, कभी कभी ये पट्टी के रूप में आपने देखा होगा, आकाश में सफ़ेद पट्टी जो है ना दुधिया पट्टी के रूप में देखा होगा, तो इसको बोलते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा जैसे आप जिसको मिल्की वे बोलते हैं। इसमें क्या है, कई सौरमंडल का समूह है ये। जिस तरह अपना सौरमंडल है ना, उसी तरह कई तारोमंडल, कई सौरमंडल का असंख्य अरबों की संख्या में जो समूह होते हैं, उसी तरह ये कई समूहों से मिलने से बनता है मिल्की वे गैलेक्सी, है ना, जिसको आप आकाशगंगा, हमारे लोग जिसमें हैं वो आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। आकाशगंगा के पीछे कल्पना ये है ना कि पौराणिक भारतीय लोगों ने इसकी कल्पना क्या की थी कि अंतरिक्ष में एक आप लाइट का या आकाश में ना प्रकाश की बहती गंगा के रूप में हमारे यहाँ कल्पना की गई थी। तो बहती गंगा, प्रकाश की बहती गंगा के रूप में, इसलिए इसको आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। इसमें करोड़ों तारे, गैसों के पिंड, बाकी सभी चीज़ें आते हैं, सोलर सिस्टम भी आते हैं, सभी चीज़ आते हैं। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है ना पूरा का पूरा, जिसमें हम लोग हैं, वो सब के सब आकाशगंगा के ही हिस्सा है। अब आपको एक आखिरी में छोटा सा चित्र बना के दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, सौरमंडल क्या है, सूर्य क्या है, आकाशगंगा क्या है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये है पृथ्वी, मान लीजिए ये पृथ्वी है। ये कहाँ है पृथ्वी, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ जो है उसको क्या बोलेंगे, सौरमंडल। तो ये सौरमंडल में पृथ्वी है और ये पूरा सौरमंडल किसके अंदर आएगा, चलिए बताइए, आकाशगंगा। और फिर ये किसके अंदर आएगा, ब्रह्मांड। तो आप ऐसे करके समझ सकते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग जहाँ हैं वो पृथ्वी है। पृथ्वी कहाँ है, सौरमंडल में है, जिसमें 8 ग्रह वगैरह आते हैं, पृथ्वी भी आती है। सौरमंडल कहाँ है, कई सौरमंडल के मिलने से क्या बनेगी, आकाशगंगा। हम किस आकाशगंगा में है, याद रखिएगा, मिल्की वे में है, जिसको अब हम बता रहे थे कि हमारे पूर्वजों ने कल्पना की कि बहती प्रकाश की गंगा है, एक पट्टी जो दिखता है। तो हम लोग आकाशगंगा के अंदर सौरमंडल, सौरमंडल के अंदर पृथ्वी, और कई आकाशगंगा भी मिलेगा ना, तब जाके ब्रह्मांड बनेगा। तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, वो आगे आपको काम आएगा आगे के क्लास में। तो ये बेसिक चीज़ था, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो बताना है और अभी परेशान नहीं होना है। 2-3 क्लास के बाद आपको इसमें से कई ऐसे सवाल होंगे जो आपके परीक्षाओं में आने लायक है, जैसे सूर्य का चंद्रमा के बीच से, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी, आकाशगंगा जो जिसमें हम हैं उसका क्या नाम है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं या ग्रहों का क्रम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से जो सवाल बन सकते हैं वो हैं। कुछ सवाल हैं जो हम आपको पूछ लेते हैं, कभी लगे कि इसको कमेंट में बताना है तो बताइएगा ज़रूर। वो सवाल है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं, उसके बारे में बताइएगा कि हमने बताया है अभी इस वीडियो में कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं, वो बताइए। दूसरा, ग्रह और तारे में क्या अंतर है वो बता दीजिएगा। आपको लगे कि सौरमंडल क्या है, सौरमंडल से क्या समझते हैं, तो वो भी आप बता दीजिएगा। और कभी एक सवाल और है कि चंद्रमा का हमेशा हम लोग एक ही भाग देख पाते हैं, वो ऐसा क्यों है, तो आप बता दीजिएगा। ऐसे हम बता देते हैं, जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा अपने अक्ष पर भी और पृथ्वी के चारों तरफ भी 27 दिन के आसपास में घूमती है। मतलब जितने देरी में अपने अक्ष पर घूमेगी उतना ही देरी में पृथ्वी के भी चारों तरफ घूमेगी। उससे क्या होता है कि जब पृथ्वी के चारों तरफ, मान लीजिए इसका ये हिस्सा दिखना चाहिए था, लेकिन उतने देरी में ये घूम जाता है, उतना ही समय में जितना में पृथ्वी का इतना घूम रहा है, उतने अपने हिस्से का भी उतना घूम जाता है, क्योंकि इनका घूर्णन जो है अपने अक्ष पर और पृथ्वी के चारों तरफ दोनों लगभग बराबर 27-28 दिन में करता है। इस वजह से क्या है कि हमेशा चंद्रमा का एक ही हिस्सा नजर आता है। जब चंद्रमा इस तरफ गया तो इधर से घूम के फिर वही मुंह उसके सामने चला जाता है, क्योंकि समय दोनों का बराबर है तो एक ही जैसा दिखता रहता है।
ये बातें शायद आपको समझ में नहीं आ रही भी, धीरे धीरे अगले क्लास में हम छोटा छोटा जिक्र करते रहेंगे, बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम कह क्या रहे हैं। और एक अपने यहाँ से अगर जानना हो तो ये बात जान लीजिएगा कि अपने यहाँ आर्यभट्ट नाम के जो वैज्ञानिक हुए, खगोलविद हुए, उन्होंने ही बताया था कि जो ग्रह है ना, जो आप हम देख पा रहे हैं, वो ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश की वजह से हमको दिखते हैं। तो ये आर्यभट्ट जी ने ही बताया था। ये पटना के तरेगना के रहने वाले थे। चलिए सभी अपना ख्याल रखें, ख़त्म करते हैं।